Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us today for the first session of Founders Edge Program Cohort 3. We are excited to kickstart this journey of innovation, growth, and collaboration. So today's session is leading by respected Sir Hassan Saeed Saab, the visionary founder of Aspire Pakistan, who has been instrumental in mentoring and shaping the startup ecosystem across Pakistan and beyond. So this session is all about the ideation. So without further delay, let's send it over to respected Sir Hassan Saab. So to officially begin this exciting journey of cohort 3. Respected Hassan Saab, the floor is yours. थैंक यू सो मच इजहारुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो ओपनिंग सेशन था लास्ट वीक, उसके अंदर काफ़ी सारी बैकग्राउंड डिटेल्स तो दे दी गई थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द बैकग्राउंड डिटेल्स। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही होगी, उसमें कोई लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो इजहारुल्लाह आप कंफर्म कर दीजिएगा अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो टॉपिक है वो है आइडिएशन, आइडियाज़। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, कौन से आइडियाज़ अच्छे होते हैं, और आप उन आइडियाज़ को एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। तो मुझे शेयरिंग का दीजिएगा एबिलिटी, तो मैं आई कैन नॉट शेयर इट राइट नाउ। आई सी आई हैव टू चेंज माई, आई थिंक आई हैव टू चेंज माई लॉगिन थिंग। ओके, देखें इजहारुल्लाह अगर आप मुझे शेयरिंग का अलाउ कर जी सकते हैं। तो आइडियाज़ जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हर वक्त आते रहते हैं, आप लोगों के दिमाग में भी आते रहते होंगे। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर, यानी जो आप सोच रहे हैं कि अगर हमने अपनी स्टार्टअप बनानी है, अपना खुद का कोई काम करना है, तो उसके लिए जो नज़र होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने हाथ रेज़ किए हैं। समीना, आपने एक दो दफ़ा हाथ रेज़ किया है, बताइए क्विकली आपका क्या सवाल है, इससे पहले कि मैं टॉपिक में डाइव करूं। समीना, आपने हाथ रेज़ किया हुआ है, और लाइबा, आपने भी हाथ रेज़ किया हुआ है। क्विकली पूछ लीजिए अगर आप कोई सवाल है, कोई नहीं तो अदरवाइज आई एम नाउ गोइंग टू डाइव इनटू द टॉपिक। जी सर मैं एक क्वेश्चन, एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी जी बोलिए। सर हमारे इलाके में इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, हमने अब ज्वाइन किया, अगर थोड़ा सा ब्रीफली आप बताइए कि अभी पहले शुरू हुआ जो। है, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है सर, ओके सर, शुक्रिया। और आप सब लोगों को ये भी बता दूं जिनको लाइट का इशू है, ये सारे के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे आपको, तो आप बाद में भी देख सकते हैं अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहें, या अगर आप किसी वजह से सुन ना सकें, या किसी वजह से ज्वाइन ना कर सकें। ठीक है, सिर्फ एक फ़र्क है, लाइव सेशन के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं और आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, और जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप क्वेश्चन एंड आंसर सिर्फ बेनिफिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन में होते हैं। चाहे आप खुद क्वेश्चन करें या दूसरों के सवाल सुने और उनके जवाब सुने, दोनों का बेनिफिट है। तो लाइव में आपको आने के लिए हम ये इनकरेज करते हैं कि आप लाइव सेशन में आएँ, दूसरों के सवाल जवाब सुने। लेकिन अगर नहीं आ सकते तो यूट्यूब पे जाके आप उस सेशन को देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लाइव सेशन के अंदर जब आप अटेंडेंस करेंगे तो आपको एक बेनिफिट और होगा, और वो बेनिफिट ये होगा कि आप बेसिकली हमारा जो मेंटरिंग का सेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आप बाद में आएंगे यूट्यूब पे देखने के लिए, तो आप मेंटरिंग के सेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो विद दैट, मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो लिहाजा मैं इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर आप में से किसी को मेरे बारे में मज़ीद जानना है तो linkedin.com/in/हसन सैयद, या खाली गूगल पे जाके हसन सैयद लिखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो मैं फाउंडर हूँ एस्पायर पाकिस्तान का, नेशनल आइडिया बैंक का, नेशनल एआई थिंक टैंक का, और बहुत सारी चीज़ों का। और मेरा एंटरप्रेन्योरियल कैरियर तकरीबन 2000, मैंने 1995 से 2002 तक, और फिर उसके बाद 2012 से और अब 2025 तक आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर। टेक्नोलॉजी मेरा बैकग्राउंड है। इस फाउंडर्स एज का जो प्रोग्राम इस दफ़ा हो रहा है, इसके अंदर एक ख़ास बात और है, और वो ख़ास बात ये है कि हर
सेशन जैसे आज का सेशन है, इसके कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, मुझे डेट नहीं पता है, एक मेंटरिंग सेशन होगा। उसमें वो लोग जिन्होंने मेंटर से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की है, एक छोटे ग्रुप के अंदर, वो मेंटर से बात करके अपनी स्टार्टअप के बारे में, अपने आइडिया के बारे में बात कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि वो जो भी बात कर रहे हैं वो उस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। ठीक है। सो विद इन दैट आप लोग आएंगे, आप लोगों के पास मेंटर्स होंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे और आपके जहन में जो प्रॉब्लम्स हैं उस टॉपिक के हवाले से, जो चीज़ें नहीं समझे हैं आप या अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो वो आप कर पाएंगे। सो दिस इज़ डिफरेंट। जो हमारा पिछला कोहॉर्ट था उसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, उम्मीद है कि इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अटेंडेंस करने के लिए इस वक्त स्क्रीन के ऊपर अटेंडेंस का लिंक भी दिया हुआ है और क्यूआर कोड भी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस दौरान में आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। याद रखें कि जब अटेंडेंस फॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा मेंटरिंग सेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको मेंटरिंग सेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप अटेंडेंस में गौर से देखिएगा, तो उस चेक बॉक्स को चेक कीजिएगा कि आपने मेंटर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। तो उसके बाद हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे मेंटर को ज्वाइन करने के लिए कि आप कैसे करेंगे। सो तमाम लोगों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हिना मेमन, जल्दी से बताइए आपका क्या सवाल है। बाकी लोग जो अपना अटेंडेंस लगा लें, अभी इस लिंक के ऊपर चले जाएं या क्यूआर कोड को रीड कर लें। जी हिना, बताएं जल्दी से, क्विकली, आपका क्या सवाल है। Sir, जी sir, I have a question that after to completing these sessions and all the session, what we will learn about means the skills we get or something like. Tell me about the sessions. ओके। तो आपको, अगर आपने प्रोग्राम का ब्रीफ नहीं पढ़ा है तो इस वजह से आपने ये सवाल किया है। बेसिकली फाउंडर्स एज के प्रोग्राम का मकसद है कि वो लोग जो स्टार्टअप अपनी खुद की स्टार्ट करना चाह रहे हों या अभी ऑलरेडी कर चुके हों लेकिन अर्ली स्टेज के ऊपर हों, या वो लोग जो स्टार्टअप में एज अ को फाउंडर अटेंड ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को स्टार्टअप्स के हवाले से जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली जो भी हम बातें करते हैं, जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या मतलब है, ताकि वो अपनी स्टार्टअप जर्नी को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, कवर कर सकें और सक्सेसफुल हो सकें। सो ये इन अ नट शेल दिस इज़ व्हाट इट इज़। और इसमें 15 टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक प्रोग्रेशन में है कि जैसे हम आइडिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्लो स्लो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोग्रेशन के अंदर तो है, लेकिन तमाम टॉपिक अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। और आप जो है वो इन तमाम टॉपिक्स को लर्न करेंगे तो आपको अपनी स्टार्टअप को लेके आगे बढ़ने में या दूसरी स्टार्टअप के साथ काम करने में आसानी होगी। ठीक है। Okay, sir. इसके Thank एंड you. के अंदर इसके एंड के अंदर जो आपके एग्जाम्स होते जाएंगे, हर हर लेक्चर के एंड के बाद एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और अगर आप अपने टेस्ट कंप्लीट करते जाएंगे तो एंड का फाइनल टेस्ट देने के बाद आपको सिलिकॉन वैली से, एस्पायर पाकिस्तान की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो लिहाजा आप लोग अगर मेहनत से इसको पढ़ेंगे, इनको चीज़ों को समझेंगे, इन टॉपिक्स को, और फिर आगे भी आप आगे बढ़ें, अल्लाह करे तो हमारा और प्रोग्राम भी है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो विद दैट लेट्स कीप गोइंग। अटेंडेंस लगा ली होगी आपने। सबसे पहला सवाल ये है कि आइडिया कहाँ से आते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई आइडियाज़ नहीं है, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। क्योंकि देखें, अगर मछली पकड़नी है तो आप ऐसे तालाब में जाएंगे जहाँ पे मछलियाँ हों, ऐसे तालाब में तो नहीं जाएंगे जहाँ मछली नहीं हो। तो ऐसी जगह इंसान आइडिया पकड़ने जाए जहाँ पे आइडिया का फ़ायदा भी है, नहीं तो खामा टाइम वेस्ट। ठीक है। सो आइडियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियाज़ जो हैं वो ऐसा लगता तो है कि आइडियाज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आइडियाज़ ही हैं जो नई दुनियाओं को जन्म देते हैं। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, जहाँ ने ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। कि नई दुनियाएं जो हैं वो इनोवेटिव आइडिया से पैदा होती हैं। मिट्टी से, गारे से, पत्थर से दुनियाएं नहीं पैदा होती। तो और आपके सामने, आपकी ज़िंदगी में कितनी नए आइडियाज़ ने दुनिया को और कितनी तेज़ी के साथ चेंज किया है। बुनियादी तौर पर आइडियाज़ 4 जगहों के ऊपर छुपे होते हैं। 4 जगह हैं। और जो लास्ट पार्ट है, डे ड्रीम अ बिट, इसका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से है कि आपने अपने आप को
ये इजाज़त देनी है कि आप कोई ख्वाब भी देख सकें, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ये समझते हैं कि रियलिटी बहुत तल्ख है, रियलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है और खामखा ख्वाब देखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो लेकिन अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने स्टार्टअप स्टार्ट करनी है और आपने कोई सक्सेसफुली इस काम को आगे बढ़ाना है अपनी स्टार्टअप को, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ख्वाब देखना शुरू करें, ठीक है? तो ऐसा लगता तो यही है कि सब लोग यही कहते हैं दिन में ख्वाब नहीं देखो, लेकिन ये ख्वाब देखना ज़रूरी है। 4 जगह जहाँ पे आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी जगह, जहाँ पे पाकिस्तान में तो हर वक़्त आइडियाज़ ही आइडियाज़ हैं, वो है प्रॉब्लम्स। जहाँ कोई प्रॉब्लम है, वहीं पे कोई आइडिया है उसको सॉल्व करने का, ठीक है? तो अगर आपको सोचना है कि यार मैं कोई अच्छा आइडिया लेकर आऊँ अपनी स्टार्टअप के लिए, तो सबसे पहले ये देखें कि आपके इर्द-गिर्द प्रॉब्लम्स क्या हैं। नंबर 2 इंटरसेक्शंस, जहाँ पे 2 चीज़ों का मिलाप हो रहा हो। कोई भी 2 किस्म की चीज़ें, मिसाल के तौर पे बल्कि अभी एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूँगा कि जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हों, वहाँ पे नए आइडियाज़ आ सकते हैं। नंबर 3 तब्दीली को समझना कि वो मुस्तक़बिल में दुनिया कैसी हो जाएगी, फ्यूचर को समझना, और इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। और लास्ट चौथा पार्ट है एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, वो तमाम जगह जहां पे इंसान की नॉलेज की हद है, यानी जिसके आगे इंसान को नहीं पता कि क्या करना है। देखें, एक नॉलेज की हद आपकी है, मेरी है, हम लोगों को कुछ चीजें पता हैं और कुछ नहीं पता है। इंसान की नॉलेज की हद वहां पर है जहां पे किसी इंसान को कुछ नहीं पता, ठीक है? सो ये 4 जगह हैं जहां पे आप अच्छे नए बड़े आइडियाज ला सकते हैं, और ये आप उसी वक्त ला सकते हैं जब अपने आप को थोड़ा सा ख्वाब देखने की इजाजत देंगे दिन के अंदर, ठीक है? अब मैं आपको इन चारों जगहों की एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसको देखें। सबसे पहले प्रॉब्लम्स टुडे। प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये एक एग्जांपल है। $7 बिलियन के वर्थ का पाम ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, ठीक है? और हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे पास तो वैसे ही डॉलर्स नहीं है, हम लोगों से मांग रहे होते हैं दुनिया से। $7 बिलियन वर्थ का पाम ऑयल। पाकिस्तान में 5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि वो बहुत अच्छी है पाम को प्लांट करने के लिए, पाम के दरख्त लगाने के लिए। और ये 5 लाख एकड़ $3 बिलियन वर्थ ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्योरेटिकली। किसी के पास अगर 4 एकड़ के ऊपर पाम की प्लांटेशन हो तो पूरी फैमिली, पूरा खानदान प्रॉस्परस हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। अगर ये 5 लाख एकड़ 1,25,000 फैमिलीज के अंदर डिवाइड कर दिए जाएं और हर एक को 4-4 एकड़ दे दिए जाएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो विद इन 8 ईयर्स ये 1,25,000 फैमिलीज गुर्बत से, कर्ज से और सबसे छुटकारा पाकर प्रॉस्परस हो जाएंगी। 1,25,000 फैमिलीज का मतलब है तकरीबन 7.5 लाख लोग, और फिर उनसे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, जाहिर है वो भी, उनको भी फायदा होगा। तो आइडिया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मेरी एक सोल्यूशन की प्रपोजल है कि बजाय इसके कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाहर से बुला रही है कि हम कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर लाना चाह रहे हैं, उसके बजाय 5-5 एकड़ ज़मीन दे दे उन बच्चों को जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं कि जाओ इस ज़मीन के ऊपर पाम काश्त करो। वो लोग भी खुशहाल होंगे, बाहर की कॉरपोरेशंस आके हमारे पैसे नहीं लेके जाएंगी, और जो हम बाहर से पाम ऑयल मंगा रहे हैं उसकी एक्सपोर्ट के पैसे, इंपोर्ट के पैसे नहीं हमारे पास, वो भी बच जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम जो आज हमारे सामने है। अनदर प्रॉब्लम की एग्जाम्पल आपको देता हूं कि सिंध के अंदर 30 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट तो इस्तेमाल हो जाता है जानवरों के चारे में और चीज़ों में, लेकिन 30 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट ऐसा है सिंध में जो हर साल फेंक दिया जाता है, ज़ाया हो जाता है। उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट कैन जनरेट $7 बिलियन वर्थ ऑफ एनर्जी एवरी ईयर। और मज़े की बात यह है क्योंकि ये एग्रीकल्चर वेस्ट है, तो इसका जो कार्बन एमिशन जो हम जला के इसको या उससे एनर्जी बना के जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दुनिया की आलूदगी में इजाफा नहीं करता। इसको साइक्लिक कार्बन कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन ने हवा से पहले कार्बन जमा किया है, अब हम जला रहे हैं, फिर अगले साल ये दोबारा से ज़मीन मुख्तलिफ पौधों के अंदर ये कार्बन जमा हो जाएगी। आपके लिए एक होमवर्क है इसी प्रॉब्लम के हवाले से, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के अंदर हेल्प कर सकती हैं? क्या कर सकते हैं इसके साथ, एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ? सो इफ यू कैन कम अप विद आइडियाज, इट्स $7 billion वर्थ ऑफ वेस्ट इन सिंध एवरी ईयर। प्रॉब्लम है, उसके अंदर बेनिफिट है। इंटरसेक्शन का मतलब है जहां पे दो चीजें मिलती हों, और मैं आपको एक बहुत जबरदस्त इंटरसेक्शन बता के भी जाऊंगा। उबर अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन, यानी मोबाइल फोन और ट्रांसपोर्टेशन का इंटरसेक्शन है। अमेजॉन रिटेल या लॉजिस्टिक्स और इंटरनेट, एयरबीएनबी हॉस्पिटैलिटी एंड इंटरनेट। जहां पे दो फील्डें आपस में मिलें वहां पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है, तो जिसको टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए फायदा तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ करना है वो उस आदमी के पास है जो किसी दूसरी जगह काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेडिकल में कैसे इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैंक में कैसे इस्तेमाल करना है। ये इंटरसेक्शंस हैं। विदाउट दीज इंटरसेक्शंस एक्चुअल वैल्यू नहीं क्रिएट होती। ठीक है, तो अगर आपने सोचना है कि नई दुनिया में जहां पे इतनी नई इकॉनमी आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं, तो एक ये है कि आप ये सोचें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड, और उसके साथ जिसका आपको इल्म हो वो उसके साथ मिला लें। अगर आप जरी खानदान है आपका, आप गांव से आपका ताल्लुक है, आपके माँ बाप एग्रीकल्चर के अंदर थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर। हो सकता है आप लॉयर हों, आप लॉ पढ़ रहे हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ, like that. So just combine the two and you will make an intersection. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन आप अपनी जात के अंदर हो, दो बंदे मिलके भी इंटरसेक्शन बनाते हैं, यानी एक आईटी का बंदा है, टेक्नोलॉजी का बंदा है, और एक हेल्थ का बंदा है, डॉक्टर है, तो वो दोनों मिलके भी एक इंटरसेक्शन बना रहे हैं, दोनों मिलके बैठे हैं, आइडियाज लेकर आए, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ कमिंग अप विद न्यू आइडियाज। नंबर 3, थिंक ऑफ द फ्यूचर। ये सोचेंगे दुनिया कहां जा रही है और उससे क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे दुनिया में 12 बिलियन एकड़ के ऊपर एग्रीकल्चर होती है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 55 मिलियन एकड़ के ऊपर एग्रीकल्चर होती है। अब ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है जो आ रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंसर्स हैं। अच्छा, ये ड्रोन पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, ये ड्रोन जो हैं वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी स्प्रे कर सकते हैं, ये ड्रोन तस्वीरें भी ले सकते हैं, फसल को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कीड़ा लग गया है, उस पर कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब बता सकते हैं, पानी कम तो नहीं है, पानी ज़्यादा तो नहीं है, ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दिस ड्रोन कैन डू। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी छोटा फार्मर ड्रोन्स तो नहीं खरीद के इस्तेमाल करेगा, हर वक्त उसके पास ड्रोन्स हो। इसकी जगह के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे फार्मर ड्रोन को किराए पे लेके, जैसे ट्रैक्टर को किराए पे ले लेता है, जैसे हार्वेस्ट मशीन को किराए के ऊपर ले लेता है, ऐसे ही ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर पाकिस्तान में आप लोग सोचें, अगर आप लोग एक ड्रोन रेंटल एंड मैनेजमेंट का क्या कहते हैं अपना सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो एक छोटा फार्मर जो है वो आपके पास आए, बोले भाई मेरे 5 एकड़ हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर दो पेस्टिसाइड का, या मेरे 5 एकड़ हैं, महीने में 2 मरतबा उसकी फोटोग्राफ लेके और मुझे बता दो कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या आने वाली है, या मेरी फसल उतरने से पहले मुझे बता दो कि मेरी फसल कितनी एक्सपेक्टेड है उतरने के लिए। ये सब बता सकता है आजकल, बट फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। सो हियर इज थिंक ऑफ द फ्यूचर। ये चीज़ आ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है दुनिया में, हर जगह के ऊपर इसके ऊपर नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो ड्रोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर आप अभी से काम करना शुरू करें, यू कैन बी अ वेरी बिग प्लेयर इन द ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो हाउ कैन यू डेवलप न्यू बिजनेसेस बेस्ड ऑन ड्रोन्स? ये मैं एग्जाम्पल्स आपको देता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को इन एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ सके कि यार ये कौन सी चीजें हैं
जो बड़े बिजनेस को बता रही हैं, बड़ा बिजनेस, ह्यूज वैल्यू, ठीक है। एक नई दरियाफ्त है, एक ऐसा जिसको आप कहें मटेरियल जो कार्बन 100% कार्बन है, लेकिन उसकी खूबी यह है कि वो सिर्फ एक एटम थिक, बिल्कुल एक लेयर कार्बन की होती है, उसको ग्रेफीन कहते हैं। तो 20-25 साल पहले ही उसको दरियाफ्त किया इंसानों ने। अब ये ह्यूमन नॉलेज की एज बता रहा हूं आपको। किसी ने क्या किया, उसने ग्रेफीन लिया और उसको कंक्रीट में मिक्स करके देखा कि क्या होता है। तो जब उसको कंक्रीट में मिक्स किया तो उनको पता चला कि ये तो कंक्रीट को 27% स्ट्रॉन्गर बना देता है। वंडरफुल, राइट। सीमेंट की कॉस्ट 22 रुपए पर किलोग्राम है, ग्रेफीन की कॉस्ट 15,000 रुपए पर किलोग्राम है। अगर 0.03% सीमेंट की जगह पे ग्रेफीन ऐड कर दिया जाए तो ये आपको ज़्यादा मजबूत बिल्डिंगें बनाने में हेल्प कर सकता है और कम सीमेंट। और सीमेंट बहुत ख़राब है, इंसान, आपको पता है कि सीमेंट इन्वायरमेंटली बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो अगर ग्रेफीन की प्राइस 2,500 रुपये, 15,000 रुपये पर किलोग्राम के बजाय 2,500 रुपये पर किलोग्राम के ऊपर आ जाए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। आपको पता है कि दुनिया के अंदर टोटल ग्रेफीन की प्रोडक्शन कितनी तेजी से बढ़ने वाली है? आप क्वेश्चन लिख लें। और ये भी बता दूं आपको कि आप खुद भी ग्रेफीन बना सकते हैं पाकिस्तान में। तो ग्रेफीन बनाना सीखिए, ग्रेफीन बना के बेचें इंटरनेशनल मार्केट में, और खुद भी एक्सपेरिमेंट भी करें कि उसके साथ और क्या हो सकता है। सो दिस इज द एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अनदर एग्जांपल इज अ जीन कॉल एडिटिंग प्रोग्राम कॉल क्रिस्पर। क्रिस्पर जो है वो ये अलाउ करता है कि आप किसी भी जीन को, जो जेनेटिक कोड होता है इंसान में या तमाम जानदार में, उसको आप एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कट एंड पेस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेके चाइनीज ने राइस, चावल के दाने को जो है वो मॉडिफाई किया, चावल के डीएनए को, और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको फायदा पहुंच रहा है। अब आप ढूंढिएगा इसको, आपके लिए होमवर्क है। फाइंड आउट करें कि चाइना ने राइस के अंदर क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी यूज करके क्या किया था, और उससे कितने पैसे उन्होंने बचाए, या कितने पैसे पर एकड़ उससे फायदा हुआ। ठीक है, तो ये है एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अगर क्रिस्पर के बारे में ज्यादा जानेंगे तो हो सकता है आप खुद कल किसी आइडिया के साथ आए, किसी बहुत बड़े आइडिया के साथ। 2022 में ग्रेफीन की प्रोडक्शन 20,000 टन थी साल की, पूरी दुनिया की, और ये हर साल 20% रफली ऑन एवरेज इसके बढ़ने की प्रोजेक्शन है, और ये बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा। सो अगर आपको ग्रेफीन बनाना आ जाए और आप उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के काबिल हो जाएं, या इवन छोटे स्केल पे भी बनाने के काबिल हो जाएं, आप ग्रेफीन को आराम से बेच सकते हैं। जाहिर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट दैट कैन बी एक्सपोर्टेड। आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यकीनी तौर पर ड्रोन्स भी अपॉर्चुनिटी हैं, ग्रेफीन भी अपॉर्चुनिटी है, क्रिस्पर भी अपॉर्चुनिटी है, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें एजेस के ऊपर, इंटरसेक्शंस के ऊपर, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, एंड थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, सब चीजें आती हैं। $17 ट्रिलियन की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और बाय 2030 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 1 बिलियन मुलाजमतें दुनिया भर के अंदर चेंज हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और बाय 2027 83 मिलियन पीपल विल लूज देयर जॉब दुनिया भर में, और 69 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है। सो थिंक अबाउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके साथ अपना डे ड्रीम शेयर करता हूं कि जैसे मैंने आप लोगों से कहा ना कि डे ड्रीम करें कुछ। तो जब मैं 2018 में पाकिस्तान आया था तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत शुरू की लोगों से, तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, गवर्नमेंट वाले तो बिल्कुल भी नहीं देते थे। तो उस वक्त मैंने, जो मेरा ड्रीम था, जो मैं शेयर करता था और जो अभी शेयर करता हूँ, वो ये कि अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में ये नई इकॉनमी जो बनने वाली है, एआई, क्रिस्पर,
ड्रोन्स, रोबोट्स, ये तकरीबन $50 ट्रिलियन की है ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। $50 ट्रिलियन। दुनिया की पॉपुलेशन का पाकिस्तानी 3% है। तो मेरा डे ड्रीम यह है कि पाकिस्तान के पास इस $50 ट्रिलियन मार्केट का 3% हो इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। $50 ट्रिलियन का 3% कितना होता है, आप हिसाब लगाइएगा और फिर सोचिएगा कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस टारगेट में। मेरी तो होप यही है कि आप लोग इसको कैप्चर करेंगे और आप लोग इससे खुद भी फायदा उठाएंगे, मुल्क को भी फायदा देंगे। ओके, नाउ another exercise that you can do to find opportunities कि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। आप जाके मालूम करें कि पाकिस्तानी कौन सी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं बन रही है। मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ, डेंटल फ्लॉस होता है ना, जो दांतों को फ्लॉस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बनता, बाहर से मंगाते हैं। पता नहीं कितनी चीज़ें। आइडेंटिफाई कौन सी चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। सो हियर इज एन आइडिया फॉर एन एंटरप्रेन्योर। कोई स्टार्टअप अपनी करना चाह रहा है, वो चीज़ें बनाए जो बाहर से मंगा रहे हैं, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के अंदर बनाए, अपने मुल्क में भी बेचे और मुल्क से बाहर भी बेचे। ठीक है, सो हियर इज some exercise for you to think about. Now let's talk further. ओके भाई, अच्छी बात है, आइडियाज़ आ गए। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस आइडिया पे काम करना है, क्योंकि दिन में ख्वाब देख लिया वो तो ठीक है, लेकिन ये कि रियलिटी के अंदर तो काम करना है। तो पहली तो बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 5 आइडियाज़ अपने लेकर आएँ और 5 आइडियाज़ लाकर गूगल और चैट जीपीटी के ऊपर उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें और उस नॉलेज से आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि मैं इसके आगे जो आपको बताने वाला हूँ उसके लिए वो नॉलेज ज़रूरी है। अगर वो नॉलेज नहीं है आपके पास तो आप क्या कहते हैं, अपना कीमिया बनाने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है कि केमिस्ट्री की बुनियाद अरबिक के वर्ड कीमिया के ऊपर है। और कीमिया जो है वो बेसिकली वो लोग थे जो सोना बनाना चाहते थे। तो वो ये समझते थे कि किसी धात में कोई चेंजेस करके तो उसको सोना बना सकते हैं। तो सोना तो कभी नहीं बना पाए, तो आप भी उन लोगों की तरह हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वो ना कर पाएँ, तो नॉलेज का हासिल करना ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर अच्छे आइडियाज़ कौन से हैं, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत सारे आ गए आपके दिमाग में, आपने 5-10 लिस्ट कर लिए। अच्छे आइडियाज़ कौन से हैं? ठीक है, अच्छे आइडियाज़ के लिए 4 सवाल हैं। ये 4 सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि ये आइडिया अच्छा है या नहीं है। नंबर 1 है, इज इट अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व और अ डायर नीड टू बी एड्रेस्ड। दूसरा सवाल है, कैन आई फिक्स द प्रॉब्लम। तीसरा सवाल है, क्या मेरी सोल्यूशन रोबस्ट है, अच्छी है। और चौथा सवाल है, क्या मेरे पास उसको उस चीज़ को बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ये 4 सवाल हैं। अब इन चारों सवालों के 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आपने इन सवालों का मतलब क्या है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन सवालों का मतलब क्या है, तो जो पहले 5 आइडियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए थे उनके लिए इन 4 सवालों का जवाब हासिल करें और आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि ये एक अच्छा आइडिया है कि इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज अ गुड प्रॉब्लम? अ गुड प्रॉब्लम हैज 4 थिंग्स। ऑफ कोर्स इट्स अ स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें मौजूद हों। नंबर 1, लॉट्स ऑफ पीपल फेसिंग इट। जितने ज्यादा लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उतनी अच्छी प्रॉब्लम है। पेनफुल है प्रॉब्लम, कस्टमर को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, देन इट इज अ गुड प्रॉब्लम। आर पीपल लूजिंग मनी, क्या उस प्रॉब्लम की वजह से उनका माली नुकसान हो रहा है? अगर हो रहा है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। एंड लास्ट थिंग, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस प्रॉब्लम को कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है, क्या वो बंदा जिसको वो प्रॉब्लम है वो उसको मान भी रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, या सिर्फ आपके दिमाग में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो IoT बेस
घर का जो सिस्टम है, बिजली का, पंखों का, एसी का, उसको ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम उन्होंने बनाए पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में, और वो चाहते थे कि इन सिस्टम्स को बेचें। अब उसका जो वैल्यू प्रोपोजिशन था वो ये था कि भाई बिजली बचेगी, पैसे बचेंगे। लेकिन मसला ये है कि वो लोग जो ये अफोर्ड कर सकते हैं उन सिस्टम्स को लगाना, जिनके पास इतने पैसे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो केयर ही नहीं करते कि बिजली बचे या ना बचे। सो जब आपका कस्टमर ही उस प्रॉब्लम को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, आप जाके कहीं यार इससे बिजली बचेगी, बोले छोड़ो यार, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट, या आपको पता है पाकिस्तान में चोरी भी बहुत करते हैं, या फ्री की बिजली वाले भी बहुत हैं पाकिस्तान में, तो उनको मिल रही है फ्री की, अब आप क्या करें। सो हमेशा ये ज़रूरी होता है कि आपका कस्टमर भी उसको रिकग्नाइज करता हो। लॉट्स ऑफ पीपल आर फेसिंग इट, इट इज़ वेरी पेनफुल, दे आर लूजिंग मनी एंड दे रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, दैट्स अ गुड प्रॉब्लम। तो ये पहला टेस्ट है, आपने जो भी आइडियाज सोचे, आर दे अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है, टू सॉल्व। नंबर 2, कैन यू फिक्स द प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप या आपका कोई दोस्त जो आपके साथ मिलकर स्टार्टअप में काम करेगा, उसको उस प्रॉब्लम के बारे में गहराई में पता हो, और वो उसके बारे में कोई सोल्यूशन रखता हो कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं रियलिस्टिकली, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डीपर नॉलेज नहीं है किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी मैं इसके ऊपर स्टार्टअप बनाऊंगा, आपको तो पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है क्यों। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है। और आपकी जो सोल्यूशन है, आपके पास सोल्यूशन है उसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसको समझते भी हैं कि क्यों है ये प्रॉब्लम, उसकी डीपर नॉलेज है आपको, और आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन है। अच्छा सोल्यूशन क्या होता है? अच्छे सोल्यूशन के अंदर ये 5 पॉइंट्स होते हैं। आपका सोल्यूशन आसानी से इस्तेमाल होता है, जो पेन कस्टमर को हो रहा है प्रॉब्लम की वजह से, आपका सोल्यूशन उसको एड्रेस करता है, एंड पोटेंशियली कोई एक्स्ट्रा चीजें भी ऑफर करता है, खाली पेन ही को नहीं एड्रेस करता, तो एज अ बोनस अगर कोई एडिशनल बेनिफिट भी ऑफर करता है। और कस्टमर जो है आपकी सोल्यूशन को इस्तेमाल करने के लिए अपना बिहेवियर उनको नहीं चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट चीज ये कि कस्टमर के लिए एक आसान डिसीजन हो, ये नहीं हो कि अपफ्रंट उसको इतने पैसे खर्च करके देखना हो कि भैया आपका फायदा भी होता है या नहीं होता। जी 1 लाख रुपए खर्च करें, आप हमारी डिवाइस लगा लें, आपकी बिजली बचना शुरू हो जाएगी। दैट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसने आपकी शक्ल देख के लाख रुपए लगाने। हाँ, जब आपकी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो दुनिया को पता हो तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं, और तो लोग कहां से देंगे पैसे, कोई नहीं देगा आपको। सो ये रोबस्ट सोल्यूशन, इजी टू यूज, पेन पॉइंट को एड्रेस करती हो, एडिशनल गेन प्रोवाइड करती हो, और कस्टमर को उसके बिहेवियर में चेंज करने के ऊपर नहीं मजबूर करती हो। एंड लास्ट पॉइंट ये कि उसके लिए आसान डिसीजन हो कस्टमर के लिए, ठीक है। तो ये है एक अच्छी सोल्यूशन। एक अच्छी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो, पेनफुल हो, लोगों का नुकसान हो रहा हो पैसों का, और वो उसको रिकग्नाइज कर रहे हो। अच्छी सोल्यूशन, इजी टू यूज, एड्रेस द पेन पॉइंट्स, एडिशनल गेन प्रोवाइड करती है, और कस्टमर को अपने बिहेवियर चेंज करने पे मजबूर नहीं करती, और उसका डिसीजन आसान होता है कस्टमर के। लास्ट पार्ट, कैन यू गेट टू दैट पॉइंट वेयर यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी? डू यू हैव द मिनिमम रिसोर्सेज? तो मिनिमम रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपको कुछ बना के दिखाना है, आपको ये प्रूव करना है कि आपकी सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और आपको ये प्रूव करना है कि आपका कस्टमर जो है पैसे खर्च करने के लिए तैयार है उस सोल्यूशन के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा, उसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी बस इतनी सी चीज कि जिसको देख के कस्टमर बोले हाँ भाई सही कह रहे हो, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपकी है क्या, और उसको डेवलप करने की एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो आप कैसे, अब मैं सब लोगों के सवाल सुनूंगा, आप फिक्र ना करें, आप लोगों के सवालों के जवाब देके जाऊंगा। तो एक्सपर्टीज टू डेवलप द एमवीपी अगर आपके पास नहीं है तो कहां से बनाएंगे? फिर पैसे देने पड़ेंगे किसी को, तो वो तो काम नहीं चलेगा। सो आइदर यू नो हाउ टू डेवलप द एमवीपी, और यू हैव अ फ्रेंड जो आपकी टीम में आपके साथ मिलकर एमवीपी को बनाने को तैयार है। नंबर 3, वो जो कस्टमर जिसने आपकी प्रोडक्ट को खरीदना है, आप उस तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टरों के लिए कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, और एक भी डॉक्टर को नहीं जानते, ना आप जानते हैं ना आपके दोस्त जानते हैं। या फर्ज करें कि आप एक बैंक के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं जो बैंक के रिस्क को
कम करता है क्रेडिट के। तो आप किसी बैंक के रिस्क मैनेजर को नहीं जानते, रिस्क असेसमेंट ऑफिसर को नहीं जानते, किसी भी बैंक के, ना आपकी टीम में कोई जानता है, तो आपको क्या पता कि आपका कस्टमर जो है वो ये लेगा कि नहीं लेगा। तो एक्सेस टू द कस्टमर होना चाहिए। और फिर जब ये 3 चीजें हों तो फिर आपको ये प्रूव करना है कि आप कस्टमर को बेच सकते हैं और इस प्रोडक्ट को बड़े स्केल के ऊपर बना सकते हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए जो भी रिसोर्सेज दरकार हैं, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो लोग हों, वो अगर आपके पास नहीं है तो इट्स नॉट ए गुड प्रोडक्ट फॉर यू टू वर्क ऑन, अगर ये मिनिमम रिसोर्सेज नहीं है। और मिनिमम रिसोर्सेज एक स्टार्टअप के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होती हैं कुछ काम करने के लिए। और स्टार्टअप का दुनिया में तरीका यह है कि कुछ काम करने के लिए अपने साथ लोगों को मिलाएं, पैसे नहीं दें। तो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कहीं से पैसे आ जाएं तो इसको पैसे दे दूं, ये मेरी प्रोडक्ट बना दे, नहीं। इसके बजाय मैं इसको क्यों ना कन्विंस करूं कि भाई तू मेरी प्रोडक्ट बना, मेरे साथ स्टार्टअप में आ, दोनों मिलकर बेनिफिट उठाएंगे। ओके, ये स्टार्टअप की थिंकिंग है। ओके, so good ideas, big problems faced by lots of people, causing them lots of pain. They recognize it. You have an easy solution and you have the needed resources. अगर ये सब चीजें हैं, then it's a good idea. Otherwise, it may not be a good idea for you today. Tomorrow your situation may change और आप उसको अलग बात है, but अगर आज ये चीजें नहीं है, then it's not a good idea for you to work on. ठीक है, एक गुड आइडिया का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ गुड आइडिया किसी और के लिए, एक गुड आइडिया आपके लिए गुड आइडिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक कार बना रहा हो, बहुत अच्छा आइडिया है, पाकिस्तान की अपनी, इस आइडिया में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हसन साहब को कुछ भी नहीं पता गाड़ियां बनाने के बारे में, ना वो गाड़ियों की इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, ना वो सप्लाई चेन के बारे में जानते हैं, ना उनको टेक्नोलॉजी का पता है। वो बोले नहीं जी मैंने पाकिस्तान के लिए गाड़ी बनानी है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, इवन दो इट इज अ गुड आइडिया फॉर पाकिस्तान। लेकिन जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर किसी स्टार्टअप के ऊपर काम करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि यार ये आइडिया मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। ठीक है, सो आप लोगों का होमवर्क 5 आइडियाज के बारे में आपने सोचना है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में, जैसे मैंने बताया था, प्रॉब्लम्स में, एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इंटरसेक्शन। डू द इनिशियल रिसर्च एंड चेक कि आपके आइडियाज में से अच्छा आइडिया कौन सा है, जो मैंने 4 की क्वेश्चंस आपको बताए थे। एंड देन कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस until you believe that you have 1 or 2 really good ideas. ठीक है, आइडिया के पीछे ना पड़ें, एक प्रोसेस में देखते जाएं, जो आइडिया प्रोसेस से छन के बाहर निकले, दैट्स अ गुड आइडिया। ये नहीं कि कोई आइडिया दिमाग में आ गया तो उसकी वजह से सब चीजों को तोड़ मरोड़े, नहीं नहीं यार चलो ठीक है कहीं से आ जाएंगे पैसे, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं यार ठीक है मुझे तो पता नहीं है लेकिन कोई बना देगा ये प्रोडक्ट, कैसे बना देगा जब आपको पता ही नहीं है कौन बनाएगा। ठीक है, सो अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपने अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करनी है, अगर आपने अपनी स्टार्टअप को लेके आगे बढ़ना है, देन यू शुड नो व्हाट आइडिया यू आर गोइंग टू वर्क ऑन, do the initial research and make sure that you have the resources to take it to the point where a customer can look at it and can say कि हाँ भाई this is good. Okay, तो ये आपका होमवर्क है। वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन द यूजिंग ऑफ इट। खाली दिमाग में आइडिया लेके बैठे रहें उसका कोई फायदा नहीं है। दिमाग में इंसान के 10,000 आइडियाज आ सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अनलेस यू एग्जीक्यूट ऑन दोज आइडियाज। ओके, आपको पता है थॉमस एडिसन ने कितने सारे पैटेंट्स किए थे, कितनी सारी चीजें बनाई थी। सो लाइक दैट यू हैव टू टेक योर आइडिया इनटू एक्शन। सो हियर आर सम एग्जांपल्स वेयर you can see a problem, you can look at the potential, and you can also look at why the same idea could be good or bad. A farmer does not know which crop would give the best value per acre. मेरे पास 4 एकड़ लैंड है, मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी क्रॉप के अपने 4 एकड़ पे क्या लगाऊं जिससे मुझे सबसे ज्यादा पैसे लगे मिले। सो मैं हूं तो किसान हूं, मेरे पास जमीन है थोड़ी सी, मेरे बाप दादा भी यही काम करते हैं, लेकिन मेरे बाप दादा जो काम करते हैं मैं बस वही रिपीट कर रहा हूँ। गंदम उगाता हूँ, क्या कहते हैं अपना मकई उगाता हूँ, व्हाटएवर जो वो करते हैं,
सो मेरी जो क्रॉप पर एकड़ मुझे पैसे मिलते हैं वो बहुत थोड़े हैं। सो अगर मुझे कोई ये बता दे कि गंदम लगाने के बजाय स्ट्रॉबेरीज लगा लो तो तुम्हें 1 एकड़ के ऊपर ज्यादा फायदा होगा, दैट्स अ गुड थिंग, राइट? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो फार्मर्स हैं वो ऑन एवरेज 1 एकड़ जमीन से साल के 2,75,000 रुपए निकालते हैं एज अ रेवेन्यू, और 1.5 लाख रुपए उनकी इनपुट के ऊपर खर्चा होता है, बाकी लाख रुपए उनको पर एकड़ बचते हैं, विच इज नथिंग। चाइना के अंदर एक किसान एक क्रॉप से तकरीबन 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए जनरेट करता है 1 एकड़ से। ओके, सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, बट हियर इज द प्रॉब्लम कि आप उनको कितना भी बताएं वो आपसे कहेंगे कि यार हमारे तो बाप दादा ऐसे ही काम करते हैं। सो द प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस। कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम का ही नहीं पता है, ठीक है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सेल, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू कि जो आपका कस्टमर है वो इग्नोरेंट है, उसको प्रॉब्लम का पता नहीं है। इसके बरक्स एक फार्मर को पता है कि कौन सी क्रॉप उसको बेस्ट वैल्यू दे सकती है, ऑलरेडी पता है। मिसाल के तौर पे एक किसान को पता है कि अगर मैं जैतून उगा लूं अपने 4 एकड़ के जमीन के ऊपर तो मुझे पर एकड़ 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, जबकि मुझे अभी पर एकड़ सिर्फ 2,75,000 रुपए मिल। लेकिन मैं ये कर नहीं सकता, जैतून उगाने के लिए मुझे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो मैं 5 साल क्या करूंगा, कहां से खाऊंगा, राइट? सो कस्टमर को पता है कि उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन उसके पास वो पैसे नहीं है जिससे वो खर्च करके वो उस प्रॉब्लम से निकल सकता हो। इट इज ईजियर टू सेल अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे उसको जो ये बैरियर उसको एंट्री की मिल रही है वो आप लोअर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप लोन की प्रोडक्ट लेकर आए कि वो तमाम फार्मर जो ऑलिव लगाना चाहते हैं उनको मैं पर एकड़ इतना लोन दूंगा, 5 साल लगाएं और 5 साल के बाद वो अपना पेमेंट कर दें, जो भी उसका प्रॉफिट हो, जो भी कुछ हो। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड थिंग। इन तमाम एरियाज में जहां पे पाकिस्तान में ऑलिव उगा रहे हैं वहां पे किसानों को पता है कि ऑलिव उगाने से बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अगर आप उनके पास जाके कहेंगे यार तुमको भी ऑलिव उगाने लो, मैं कर के देता हूँ, कितने पैसे चाहिए, और उनको आप वो रकम दें कि वो उसको उगा सकें, तो दिस कुड बी अ गुड बिजनेस। एक नेक्स्ट लेवल इसका, एक फार्मर को पता है कि कौन सी क्रॉप उसको बेस्ट वैल्यू देगी और उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि करना क्या है। दिस इज इवन बेटर। उनको ये भी पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उनको ये भी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि करना क्या है। तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट तो है, लेकिन वो जो फार्मर है उसको कोई मिल जाए और बोले यार मैं तुझे बताता हूँ जैतून कैसे लगाते हैं, तो बंदा वो उसको उठ के भी नहीं जाने देगा, नहीं भाई तो अभी बता दे मुझे, राइट? सो सी, एक वो है जिसको पता ही नहीं है कि मैं अपनी फसल को चेंज करके ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, उसको सेलिंग करना मुश्किल है। एक वो है जिसको पता तो है लेकिन उसको ये लगता है कि वो उस तक उसके पास पैसे नहीं है या वो उसको वहां तक रीच नहीं कर सकता। उसको अगर आप ये बता दें कि मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, वो फौरन आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई बंदा, उसको पता भी हो, उसको ये भी हो कि ये मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन उसका नॉलेज नहीं हो कि इस काम को कैसे करेंगे, उसको पता पड़ जाएगा आप कर सकते हैं उसके काम को, तो आपको उठ के नहीं जाने देगा। एक दफ़ा फिर अटेंडेंस का चांस दे रहा हूँ कि आप में से जो लोग मुझसे और दूसरे मेंटर से बात करना चाह रहे हैं अपने आइडियाज़ के बारे में, तो आप लोग अगर अटेंडेंस कंप्लीट करेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा चेक बॉक्स है मेंटरिंग सेशन के लिए, तो उसको ज़रूर भरिएगा। मैं इसको दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। और बस अब हमारा ये तकरीबन कंक्लूड हो चुका है। 1-2 स्लाइड्स और बाकी हैं, उसके बाद हम Q&A लेंगे। मेरी आदत है कि जब तक कि लोग सवाल कर रहे हैं मैं नहीं जाता हूँ, तो लिहाजा आप लोग सिर्फ अपने सवाल जो है वो रेडी रखें। और सवाल करने का तरीका ये है कि हर कोई अपना हाथ रेज करेगा, और जिस ऑर्डर में आपने हाथ रेज किया है उसी ऑर्डर के अंदर मैं आपको बुलाऊंगा सवाल करने के लिए, ठीक है? तो लिहाजा प्लीज़ आप दूसरों को काटिएगा नहीं, जब आपकी बारी हो, जब आपका नाम पुकारा जाए, जब भी आप बात कीजिएगा। अगर आप टाइप करना चाहते हैं सवाल उसके अंदर, चैट के अंदर, तो आप कर सकते हैं।
और फिर हमारी टीम देखेगी जो चैट में सवाल आ रहे होंगे, सो वी विल ट्राई टू कवर देम टू। लास्ट पार्ट, एक प्रॉब्लम को बताने का तरीका होता है जो एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए। इसकी और भी डिटेल्स हैं और आप लोग YouTube के ऊपर मेरी वीडियोस इसके हवाले से और भी देख सकते हैं, इसकी मजीद डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन ये 7 पॉइंट अगर आप कवर करना सीख जाएं तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके साथ काम करे। जाहिर है उसके पीछे वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन मीन्स के वंस यू नो हाउ टू डू इट यू विल बी एबल टू गैदर सपोर्ट। ठीक है, सो नंबर 1, आपने अपने बात का आगाज प्रॉब्लम से नहीं करना है, बल्कि उस सिचुएशन से करना है कि जो आप सॉल्व करके उसके लिए पैदा करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, खैर अभी मिसाल नहीं दे रहा। नंबर 2, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें, और नंबर 3, प्रॉब्लम के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करें कि उस प्रॉब्लम की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, और वो जो नुकसान हो रहा है उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए जिसे आप कह सकें कि यार ये देखो ये प्रॉब्लम है और ये आप नहीं कह रहे, कोई और कह रहा है। फिर आप अपनी सोल्यूशन को प्रपोज करें और उसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करें, और आखिर में उसको एक समराइज करके दोबारा से बता दें। दैट्स इट। और ये आप किसी भी बिजनेस आइडिया को अंडर 2 मिनट्स, मैं गारंटी करता हूं 1.5 मिनट के अंदर आप बता सकते हैं आराम से, बगैर चीजों को रिपीट किए हुए, बगैर किसी उसके, आप 1.5 मिनट में तो पूरे आइडिया बता सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एग्जाम्पल है। विजन, आई वुड लाइक अवर स्मॉल फार्मर्स टू अर्न गुड लिविंग फ्रॉम देयर एग्रीकल्चर लैंड। ये मेरा विजन है कि हमारा फार्मर जो है वो अपनी ज़मीन से अच्छे पैसे कमाएं। अब अगर मैं किसी फार्मर से जाके कहता हूँ कि यार मेरा मिशन ये है, मैं ये चाहता हूँ कि फार्मर्स जो हैं वो अपनी ज़मीन से अच्छे पैसे कमाएं, तो कोई भी फार्मर ये सुन के ये नहीं कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़मीन से अच्छे पैसे कमाऊं। ठीक है। नंबर 2, प्रॉब्लम, our farmer cultivation of crops is based on their ancestral knowledge. They are unable to achieve their full potential due to the lack of market and technology knowledge. कि भाई फार्मर जो हैं जो अपने माँ बाप से, अपने बाप दादा से सीखा उन्होंने, बस वही चीज़ें करते आते हैं, तो उनको जो उनका ट्रू पोटेंशियल है ज़मीन का जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं वो उनको पता नहीं होता, क्योंकि उनको मार्केट और टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती। इसकी वजह से पाकिस्तान, अब ये इम्पैक्ट है तीसरा पार्ट, इसकी वजह से पाकिस्तान के जो छोटा फार्मर है वो जितना पैसे बना सकता है उसका सिर्फ 1/3 बना पाता है, और एक छोटा फार्मर तकरीबन 20 लाख से 21 लाख रुपए साल के लूज कर रहा है, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अपनी जमीन को सही तरीके से। According to the annual economic report from China on 2021-22, agriculture production their farmer made on average 700,000 rupees per acre. चाइना के अंदर फार्मर 7 लाख रुपए पर एकड़ आराम से जनरेट करता है। तो अगर मेरे पास 4 एकड़ जमीन है तो मैं 16 लाख रुपए एक्स्ट्रा जनरेट कर सकता हूं, जो अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। आपके पास इतनी क्लैरिटी के साथ प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने की सलाहियत होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। नंबर 2, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका सोल्यूशन। Our amazing app will help small farmers in deciding best crop and will help them double their income from their land. हमारी ऐप है, आप एज अ फार्मर इसको इस्तेमाल करें, आप उसको अपनी ज़मीन के बारे में बताएं, और अगर आपके पास 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन है तो आप एडिशनल 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। सो ये बेनिफिट मैंने बताया। एंड लास्ट पार्ट, small farmers can benefit from the technology and double their income from the same piece of land by using our unique farmers app. ये आपने उसको रिकैप कर दिया। इसको कितना टाइम लगेगा बताने में, और कोई फार्मर जिसके पास 4-5 एकड़ जमीन हो वो इसको सुन के इग्नोर नहीं कर सकता। उसको पता है कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूं। जब आप उसको नंबर बता रहे हैं रियलिस्टिकली कि आप ये कर सकते हैं, तो आपसे यही पूछेगा कि भाई मुझे बता कैसे कर सकता हूं, मुझे बता, मैं तैयार हूं। क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि नहीं जी मैं तो बस ठीक है उधार पे चल रहा हूं, कर्जे पे चल रहा हूं, कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। ठीक है, सो दैट इज सिंपली
गुड आइडियाज़, व्हाट आर गुड आइडियाज़, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, उनको आप कैसे इवेल्युएट करें, आपके लिए अच्छे आइडियाज़ कौन से हैं, और उन आइडियाज़ को एंड के अंदर अगर प्रेजेंट करना है तो आपको किस फार्मूले के तहत करना है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मेरी डिटेल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप एस्पायर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे जाकर और भी बहुत सारी इसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट नाउ आई एम गोना स्टॉप शेयरिंग और फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करेंगे।